हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इग्नू ट्यूटोरियल। ये BCS 184 डेटा एनालिसिस के कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैंने इसमें कवर अप किया है। 2 क्वेश्चंस इस वीडियो में अपलोड करूँगी जो ऑलमोस्ट मतलब इम्पोर्टेंट ही मान के चलो। और BCS का बहुत कम डेटा पढ़ने को मिलता है, यूट्यूब पे भी उतना अवेलेबल नहीं है और ऑनलाइन भी। तो मुझे जो भी क्वेश्चन लगता है कि हाँ ये इम्पोर्टेंट है तो मैं उसको अपलोड करती हूँ अपने चैनल पे। और BCS का बहुत डिमांड है कि आप मैम ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन शेयर कीजिए। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। क्या है पहला क्वेश्चन? डिफ्रेंशिएट बिटवीन सेंसस एंड सर्वे डेटा। व्हाट आर द वेरियस स्टेजेस इन्वॉल्व्ड इन प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग द सेंसस एंड सर्वेज। पहले क्वेश्चन में हमें डिफ्रेंशिएट करना है सेंसस एंड सर्वे को। उसके बाद उसके वेरियस जो स्टेजेज हैं इन्वॉल्व होते हैं इनको ऑर्गेनाइज करने में और प्लान करने में, कि कैसे हम सेंसस और सर्वे को डेटा को कलेक्ट करेंगे, तो उसमें कौन कौन से स्टेजेस का यूज होता है वो बताएंगे। तो पहले डिफ्रेंशिएशन देखते हैं। पहले सेंसस। It is a process of collecting, compiling and analyzing data from every member or unit of an entire population. ये एक तरह का प्रोसेस है जिसके थ्रू हम डेटा कलेक्ट करते हैं, उसे कंपाइल करते हैं और फिर एनालाइज करते हैं हर एक मेंबर और हर एक यूनिट का, पूरी पॉपुलेशन जितना भी हमारा है एक कंट्री का। It provides comprehensive data about population size, structure, distribution and characteristics. ये पॉपुलेशन का क्या साइज है, किस तरह का स्ट्रक्चर है, किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं अलग अलग एरिया में, इन सभी चीज़ों को एक जगह हम डेटा में बनाते हैं। सिंस इट इन्वॉल्व्स द होल पॉपुलेशन इट इज़ हाईली रिलेबल बट ऑल्सो रिसोर्स इंटेंसिव। और जैसे कि ये पूरे पॉपुलेशन को कवर अप करता है, इंक्लूड करता है, तो ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल भरा होता है, इसको कलेक्ट करना आसान नहीं होता है, बहुत इंटेंस होता है। सर्वे देखते हैं। इट कलेक्ट्स डेटा फ्रॉम अ सेलेक्टेड सैंपल ऑफ द पॉपुलेशन रेदर देन द इंटायर पॉपुलेशन। अब सेंसस में पूरे पॉपुलेशन को कवर अप करते हैं, बट सर्वे में ऐसा नहीं है, वो किसी एक एरिया को कैप्चर करते हैं और वहाँ के लोगों के बारे में डेटा कलेक्ट करते हैं। इट इज़ यूज टू इंफॉर्मेशन अबाउट द इंटायर पॉपुलेशन बेस्ड ऑन स्टैटिकल सैम्पलिंग टेक्निक्स। और जो स्टैटिक्स वे में हम डेटा प्रिपेयर करते हैं ना, वो सर्वे में हम यूज़ करते हैं किसी भी एरिया के इंफॉर्मेशन को निकालने के लिए। इट इज़ क्विकर एंड लेस एक्सपेंसिव दैन सेंसस बट मे इन्वॉल्व सैम्पलिंग एरर्स। और ये इसलिए कॉस्टली नहीं है या उतना एक्सपेंसिव नहीं है क्योंकि ये पूरे पॉपुलेशन को कवर अप नहीं करता है। जो जिस एरिया का आएगा कि हाँ इस एरिया में सर्वे करना है, उसी एरिया के टोटल जो भी इंफॉर्मेशन होता है उसे निकालना होता है। और लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा एरर्स भी होते हैं, गलत इन्फॉर्मेशन भी लिख के आ जाता है डेटा में। तो अब इसके स्टेजेस देखते हैं। व्हाट इज़ द स्टेजेस, किस तरह से प्लान होता है, किस तरह से ऑर्गेनाइज होता है सेंसस और सर्वे। डिफाइनिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड स्कोप। एस्टैब्लिश द पर्पस एंड की रिसर्च क्वेश्चंस। पहले तो किस वजह से सेंसस या सर्वे किया जा रहा है उसके पर्पस को हम एस्टैब्लिश करते हैं। डिटरमाइन द पॉपुलेशन और सैम्पल टू बी स्टडीड एंड द वेरिएबल्स टू बी मेजर्ड। और सारे जो पॉपुलेशंस हैं उसको अलग अलग सैम्पल में हम स्टडी करेंगे और उसके जो भी वेरिएबल्स हैं उसे देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज़ द डिज़ाइनिंग द फ्रेमवर्क। डेवलप अ मेथोलॉजिकल फ्रेमवर्क इंक्लूडिंग डेटा कलेक्शंस इंस्ट्रूमेंट्स लाइक क्वेश्चनायर्स। इसमें क्या है, मेथोलॉजिकल फ्रेमवर्क्स डेवलप करेंगे जिसमें हम डेटा को इंक्लूड करेंगे और जितने भी क्वेश्चनायर प्रिपेयर किए हैं वो एक एक अलग अलग डेटा में कलेक्ट करके लिखेंगे। सिलेक्ट अप्रोप्रिएट सैम्पलिंग मेथड्स। और अलग अलग तरह के सैम्पलिंग मेथड्स होते हैं जैसे कि सर्वे में, तो उसको हम अलग अलग तरीके से लिख कर सिलेक्ट करेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन को फ्रेम करना है, डिज़ाइन करना है। प्री फिल प्रिपरेशन। कंडक्ट पायलट स्टडीज़ टू टेस्ट द डेटा कलेक्शन प्रोसेस एंड आइडेंटिफाई पोटेंशियल इश्यूज़। अब इसमें क्या करेंगे कि जैसे 2-4 लोगों को इकट्ठा करके और प्री फिल प्रिपरेशन करेंगे कि किस तरह से हमें सर्वे या सेंसस को कंडक्ट करना है और किस तरह से डेटा को कलेक्ट करना है। ऑर्गेनाइज ट्रेनिंग प्रोग्राम्स फॉर इनोमरेटर्स एंड सुपरवाइजर्स टू इंश्योर कंसिस्टेंसी।
Data collection process is the fourth point. Execute fieldwork for data gathering either from the entire population or a representative sample. अब इसमें क्या है कि हमें फील्ड वर्क को एग्जीक्यूट करना है और उसमें डेटा कलेक्ट करना है, वो सेंसस के थ्रू करो या सर्वे के थ्रू करो. Monitor and supervise the field process to ensure adherence to the protocols. Next point is data processing. Perform initial checks to ensure data completeness and accuracy. अब पहले स्टार्टिंग में क्या करना है, चेक करना है कि हमने जो भी डेटा इंश्योर किया है, जो कलेक्ट किया है, वो कंप्लीट है और एक्यूरेट है या नहीं. उसके कोड क्लासीफाई सबको मतलब अलग अलग तरीके से ऑर्गेनाइज करना है इंफॉर्मेशन को. नेक्स्ट इज द डेटा एनालिसिस. एनालाइज द डेटा यूजिंग स्टैटिकल टूल्स एंड मेथड्स. जो भी स्टैटिक्स के टूल्स एंड मेथड्स हैं उनको यूज़ करके डेटा को एनालाइज करना है कि वो बिल्कुल एक्यूरेट है या नहीं, सही है या नहीं. नेक्स्ट इज द disseminations of results. Publish findings in reports, statistical bulletins और public database. अब उसको क्या करना है, पब्लिश करना है, उसको अच्छे से एनालाइज करके और रिजल्ट्स को शो आउट करना है, डेटा को शेयर करना है. नेक्स्ट इज पोस्ट स्टडी एवेल्युएशन. रिव्यू द प्रोसेस टू आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ एंड वीकनेस. अब ये देखना है कि जो भी डेटा हमने कलेक्ट किया है वो मतलब स्ट्रॉन्ग है या वीक है, मतलब उसके जो भी पॉइंट्स है वो सही है या नहीं है, और वो किस तरीके से हमारे जो सेंसस और सर्वे हैं उनको इम्प्रूव करने में हेल्पफुल होगा. तो ये था आपका सेंसस सर्वे का डिफरेंशिएशन एंड द वेरियस स्टेजेस विच इज़ इन्वॉल्व्ड इन कलेक्टिंग डेटा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अलग अलग इसमें टॉपिक्स दिए हुए हैं, उनको एक्सप्लेन करना. फर्स्ट इज द जेड स्कोर. नेक्स्ट वन इज द स्नोबॉल सैम्पलिंग टेक्निक्स एंड question number C is type 1 and type 2 errors, and the next is normal distribution curve. First we will see the Z score. What is Z score? A Z score, also known as standard score, measure how many standard deviations a data point is from the mean of a data set. It is calculated using the formula. ये एक स्टैंडर्ड स्कोर है जिसकी वजह से हम स्टैंडर्ड डेविएशन होता है उसको मेज़र करते हैं कि उसमें जो भी पॉइंट्स है डेटा में वो मीन कितने तरीके से मतलब डेटा को सेट किया गया है. इसका फॉर्मूला होता है जैसे x माइनस एम यू बाई सिग्मा. यहाँ पे एम यू और सिग्मा का लिखने का फॉर्मूला जो जिस चीज़ से उसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा था तो इस तरीके से लिखा हुआ है. जो 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 फॉर्मूला में लिखने वाला जो कोड वर्ड्स होता है उसको एक अलग वीडियो में शेयर होगा. फिलहाल आप इस तरीके से समझो, एम यू सिग्मा एक्स माइनस एम यू बाई सिग्मा, जहाँ पे एक्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं डेटा के पॉइंट्स की वैल्यू जो होती है उसको, एम यू को रिप्रेजेंट करते हैं मीन ऑफ द डेटा सेट एंड सिग्मा को स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द डेटा सेट. ये इसका फॉर्मूला है जेड स्कोर निकालने का. पर्पस क्या है, किस वजह से जेड स्कोर का यूज़ करते हैं? ये हमें अलाउ करता है डेटा को कंपेयर करने में, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन के जो डेटा होते हैं उनको. जेड स्कोर हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग आउटलायर्स, दैट इज वैल्यूज विद जेड माइनस स्कोर which is greater than 3 and less than 3 are usually considered outliers. नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है स्नोबॉल सैम्पलिंग टेक्निक्स. क्या होता है स्नोबॉल सैम्पलिंग टेक्निक्स? इट इज़ अ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स यूज्ड व्हेन इट इज़ चैलेंजिंग टू आइडेंटिफाई और एक्सेस द इंटायर पॉपुलेशन. इसका यूज़ तब होता है जब किसी के डेटा को हम कलेक्ट कर चुके हैं और उसको आइडेंटिफाई करना है, तो उस समय बहुत चैलेंज होता है कि इतने सारे पॉपुलेशंस के डेटा को हम कैसे एक्सेस करेंगे, किस तरह से उसकी सैम्पलिंग करेंगे. तो उस टाइम पे हम स्नोबॉल सैम्पलिंग टेक्निक्स का यूज़ करते हैं. इनिशियल पार्टिसिपेंट्स आर आइडेंटिफाइड. उसमें हम पहले जो सबसे पहले पार्टिसिपेंट्स है वो उनको अलग निकाल देंगे और उनको हम नाम देते हैं सीड्स. दिस पार्टिसिपेंट्स हेल्प रिक्रूट अदर पार्टिसिपेंट्स दे नो. और फिर जो इनको निकाला है वो उनके आगे वाले जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनको पहचानने में हेल्प करेंगे. तो इस तरीके से ये प्रोसेस क्या है, कंटिन्यू होता है. तो इसको हम बोलते हैं स्नोबॉल सैम्पलिंग टेक्निक्स. एप्लीकेशंस जहाँ कहाँ कहाँ यूज़ होता है, used in research involving hard to reach populations such as drug users, undocumented immigrants और niche professional groups. ये उन जगहों पे होता है जैसे कि हम जहाँ पहुँच नहीं सकते जिन लोगों के पास, जैसे कि जो ड्रग्स यूजर्स होते हैं उन तक हम डायरेक्ट नहीं पहुँच सकते, तो
एक के बाद एक लोगों से पहचान बनाएंगे, फिर वो उनके बारे में बताएगा, फिर वो उनके बारे में। इस तरह से डेटा कलेक्ट होता है। इसके एडवांटेजेस क्या है? ये एफिशिएंट फॉर पॉपुलेशन विदाउट अ फॉर्मल सैम्पलिंग फ्रेम, और ये बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है, उतना ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। इसके डिसएडवांटेजेस ये हैं कि पोटेंशियल फॉर सैम्पलिंग बायस एंड पार्टिसिपेंट्स आर रिक्रूटेड फ्रॉम देयर नेटवर्क्स लिमिट्स द जनरलाइजेबिलिटी ऑफ रिजल्ट्स। इसमें क्या है कि जो पार्टिसिपेंट्स है वो बायस भी हो सकते हैं, वो गलत इन्फॉर्मेशन भी दे सकते हैं, बट ऐसा होता नहीं है हार्डली, कभी कभी किसी केसेस में ऐसा देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर्स इन हाइपोथेसिस टेस्टिंग। टाइप 1 एरर फॉल्स पॉजिटिव, इसको हम फॉल्स पॉजिटिव भी बोलते हैं टाइप 1 एरर को। ये तब होता है जब द नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड इवन थ्रो इट इज़ ट्रू। जब नल हाइपोथेसिस को नकार दिया जाता है, मना कर दिया जाता है, जबकि वो सही है फिर भी, तब टाइप 1 एरर होता है। इसकी प्रोबेबिलिटी तब होती है व्हेन इट इज इसको डेनोट करते हैं अल्फा से, ऑफन सेट एट 0.05, जैसे डिक्लेयरिंग अ ड्रग इफेक्टिव व्हेन इट इज़ एक्चुअली नॉट। अब ऐसी जगहों के बारे में बताओ जहाँ पे ड्रग्स के केसेस हुए हैं जबकि नहीं हुए, मतलब फॉल्स है, लेकिन उनको डिक्लेयर कर दो कि हाँ यहाँ पे हुआ है। तो एग्जांपल के लिए टाइप 1 एरर इसमें है। टाइप 2 में फॉल्स नेगेटिव, इसमें था फॉल्स पॉजिटिव, इसमें फॉल्स नेगेटिव, मतलब सही भी नहीं भी। अकर्स व्हेन द नल हाइपोथेसिस नॉट रिजेक्टेड, यहाँ पे नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं किया जाता है जबकि वो गलत होता है। इसकी प्रोबेबिलिटी होती है टाइप 2 एरर की, और इसको हम बेटा से मीन्स बी से डिनोट करते हैं, जैसे कि फेलिंग टू डिटेक्ट द इफेक्टिवनेस ऑफ ड्रग व्हेन इट एक्चुअली वर्क्स। अब ऐसे जगहों पर जहाँ पर ड्रग्स के केसेस हैं बट हम डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं उस और फेल हो गए हैं, तो टाइप 2 एरर आता है इसमें। ये सब क्या है, सैम्पलिंग डेटा में क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या एडवांटेजेस हैं, तो वो सभी से छोटे छोटे पॉइंट्स है, और ये 4 मार्क्स या 5 मार्क्स के आते हैं एक्सप्लेन करने के लिए। नेक्स्ट, की टेक ऑफ ट्रेड ऑफ रिड्यूसिंग टाइप 1 एरर्स ऑफन इंक्रीजेज टाइप 2 एरर्स। अब हम टाइप 1 एरर को अगर रिड्यूस कर देते हैं तो टाइप 2 एरर्स बढ़ जाएगा, और ऐसे वाइस वर्सा ये चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑल्सो कॉल्ड अ Gaussian distribution is a probability distribution that is symmetric about the mean। इसको हम गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन ही बोलते हैं, और ये जो है ये मीन का सिमेट्रिक फॉर्म है जिससे हम डिस्ट्रीब्यूशन निकालते हैं। इट इज़ ऑफन रेफर टू एज बेल कर्व ड्यू टू इट्स शेप। इसकी शेप की वजह से हम इसे बेल कर्व भी बोलते हैं ग्राफ पे जब आप इसको ड्रॉ करोगे। मीन मीडियन मोड ऑल 3 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आर इक्वल एंड लोकेटेड एट द सेंटर। इसमें तीनों इक्वल होते हैं और सेंटर में लोकेट किया जाता है। द कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट द मीन। मीन में क्या होता है, जो कर्व होता है वो सिमेट्रिक फॉर्म में होता है। इसके रूल्स हैं 68% ऑफ द डेटा लाइज विद इन 1 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द मीन। जो 68% डेटा है वो 1 स्टैंडर्ड डेविएशन मीन पे शो करेगा ग्राफ पे, और 95% डेटा लाई करेगा 2 स्टैंडर्ड डेविएशन में मीन में, और 99% लाई करेगा 3 स्टैंडर्ड डेविएशन मीन के। द कर्व अप्रोचेज बट नेवर टचेज द हॉरिजेंटल एक्सिस। कर्व नीचे की तरफ आता ज़रूर है बट कभी भी हॉरिजेंटल एक्सिस को वो टच नहीं करता है। यूज्ड इन, इसके क्या कहाँ का यूज़ है, नेचुरल साइंस में यूज है, सोशल साइंस में, एंड सर्व एज द बेसिस फॉर मेनी स्टैटिकल मेथड्स, जिसमें जेड टेस्ट एंड टी टेस्ट आता है। इसका भी अलग से एक वीडियो डाला हुआ है, जेड टेस्ट एंड टी टेस्ट होता क्या है। सो और भी न्यू क्वेश्चंस अपडेटेड रहिएगा चैनल पे, आपको मिलते रहेंगे।